एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण, क्लास 11th फिजिक्स। हम बात करेंगे विराम कोण के बारे में और साथ में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है या स्थितिक घर्षण गुणांक है उसका विराम कोण से क्या संबंध है, एंगल ऑफ रिपोज से उसका क्या रिलेशन है। विराम कोण, विराम कोण के बारे में हम ये कहेंगे कि जब भी कोई वस्तु आनत समतल पर या इंक्लिन्ड प्लेन पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है, मतलब वो वस्तु किसी आनत समतल के ऊपर या इंक्लिन्ड प्लेन पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है। मैं अभी इसको बताऊंगा आपको चित्र के माध्यम से कि किस तरीके से वो सीमांत संतुलन की स्थिति में आती है। तो आनत समतल का जो क्षैतिज से न्यूनतम झुकाव है वो विराम कोण कहलाता है और हम चित्र में उसको थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए आप इस चित्र में यहाँ देखिएगा कि ये एक वस्तु है, ये देखिए ये वस्तु है और ये वस्तु इस आनत समतल पर, ये देखिए ये आपका ग्रीन और ये इसका क्षैतिज, ठीक है। तो ये आपका आनत समतल हुआ। तो इस आनत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में है। एक्चुअली सीमांत संतुलन की स्थिति में कैसे है कि वस्तु को आनत समतल पर रख दिया और इसका इस तरीके से क्षैतिज के साथ ये झुकाव कोण बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब ये वस्तु फिसलने के लिए ठीक तैयार हो जाती है, मतलब यहाँ से गिरने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसको कहते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति में। इस समय आनत समतल का जो एक क्षैतिज से झुकाव है, ये वाला जो एंगल है, इस आनत समतल का इस क्षैतिज के साथ जो झुकाव है ये वाला, इस झुकाव को हम कहेंगे विराम कोण या एंगल ऑफ रिपोज, जिसको हम यहाँ थीटा ले रहे हैं। अब विराम कोण और स्थितिक घर्षण गुणांक में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। विराम कोण तो हमें समझ में आ गया कि जब भी कोई वस्तु जो है या कोई ऑब्जेक्ट है और वो आनत समतल या इंक्लिन्ड प्लेन पर सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा है, मतलब व्हेन ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, मतलब वो बिल्कुल चलने के लिए क्या है, स्लाइड होने के लिए बिल्कुल तैयार है, ऐसी स्थिति में उसको कहेंगे सीमांत संतुलन की स्थिति में है। तो जो ये आनत समतल का जो क्षैतिज से झुकाव है ना, वो कहलाएगा, ये जो मिनिमम एंगल है कहलाएगा आपका विराम कोण। अब विराम कोण और स्थितिक घर्षण गुणांक में रिलेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे। तो चलिए अब हमने वस्तु के बारे में बात कर ली कि कोई एम द्रव्यमान की एक वस्तु या गुटका है जो आनत समतल पर कौन सी स्थिति में रखा है, सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा है, और आनत समतल का क्षैतिज के साथ झुकाव कोण कितना है, थीटा है। ये हमने मान लिया। अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि ये जो गुटका है, इस गुटके पर कितने फोर्स एक साथ लगते हैं जब ये सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है, मतलब ये बिल्कुल स्लाइड डाउन करने की स्थिति में होता है। उस समय इस पर कितने फोर्स लग रहे होते हैं, कितने बल लग रहे होते हैं इस गुटके के ऊपर। देखिएगा मैं इन बलों को एक साथ आपको बता रहा हूँ जो यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, गुटके का भार आ रहा है mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रहा है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड ये वेट ऑफ द बॉडी आ रहा है, मतलब वस्तु का जो भार है वो ऊर्ध्वाधर किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो इस गुटके पर हम पहले बल की बात कर रहे हैं, ये जो mg है, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब ये जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब ऊर्ध्वाधर किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। और उस mg के भी दो घटक हो रहे हैं। देखिए एक ये वाला घटक जो थीटा कोण के साथ बन रहा है, तो डेफिनेटली ये आधार वाला घटक है तो कॉस बनेगा, और ये जो है जिसमें थीटा वाला नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपका एक लंबवत घटक है जो बनेगा आपका साइन वाला घटक। तो जब ये mg बन रहा है तो इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये mg cos थीटा, और यहाँ जो है दूसरा वाला जो घटक होगा वो होगा mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो mg के भी दो घटक हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा, और ये दोनों भी अलग अलग डायरेक्शन में है। इन डायरेक्शंस को भी हमें बताना चाहिए। तो चलिए, गुटके का भार mg ऊर्ध्वाधर किधर है, नीचे की ओर है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इस mg के कितने घटक हैं, दो घटक हैं। एक है mg sin थीटा, देखिए mg sin थीटा घटक है, ये किधर है, ये आनत समतल के अनुदिश है, ये आनत समतल है, ये देखिए हरा वाला इसके अनुदिश ही है पर नीचे की ओर है, मतलब अलॉन्ग द इंक्लिन्ड प्लेन तो है पर किधर है, डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है, ठीक है। और एक घटक है mg cos थीटा, ये mg cos थीटा किधर है, आनत समतल, ये वाला जो हरा वाला देखिए आनत समतल, इसके लंबवत किधर है, नीचे की ओर है, मतलब mg cos थीटा जो है वो परपेंडिकुलर टू इंक्लिन्ड प्लेन तो है, मतलब इस इंक्लिन्ड प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, पर किधर है, डाउनवर्ड है,
तो ये एम जी साइन थीटा जो है आपका हो रहा है आनत समतल के अनुदिश नीचे की ओर, मतलब अलोंग द इंक्लिन्ड प्लेन डाउनवर्ड, और ये एम जी कॉस थीटा जो हो रहा है ये आनत समतल के लंबवत नीचे की ओर है, मतलब परपेंडिकुलर टू इंक्लिन्ड प्लेन डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये एम जी एक आपका हो गया ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसके दो कंपोनेंट हो गए, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एम जी है और इसके दो कंपोनेंट, एक एम जी साइन थीटा और एक एम जी कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा किधर है? आनत समतल के अनुदिश है नीचे, और एम जी कॉस थीटा किधर है? आनत समतल के लंबवत है नीचे की ओर। तो ये दोनों ही नीचे है, यहाँ भी नीचे है और यहाँ भी नीचे है, लेकिन यहाँ आनत समतल के अनुदिश नीचे है और ये आनत समतल के लंबवत नीचे है। तो ये फोर्स के जो दोनों घटक है, मतलब भार जो है, वस्तु का भार जो है W, इसके जो दोनों घटक हैं वो आपके एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, इस तरीके से हमें प्रदर्शित करना है और इस तरीके से लिख भी देना चाहिए। अब दूसरा जो है वो है अभिलंब प्रतिक्रिया। देखिए यहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया किधर लगेगी? बिल्कुल ये वस्तु अगर यहाँ पड़ी है तो अभिलंब प्रतिक्रिया ऐसे जाएगी, आनत समतल के बिल्कुल लंबवत जाएगी ये अभिलंब प्रतिक्रिया। तो ये लंबवत किधर होगी? ऊपर की ओर होगी। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर टू इंक्लिन्ड प्लेन है, पर किधर है? अपवर्ड है। ये परपेंडिकुलर टू इंक्लिन्ड प्लेन हुआ ना, आनत समतल के लंबवत ऊपर की ओर है ना, ये अभिलंब प्रतिक्रिया जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये ऊपर की ओर है। और एक और फोर्स अब बचा है वो है Fs, है ना, जो कि आपका अधिकतम है। तो ये सीमांत घर्षण बल जो है Fs, ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है Fs, ये आनत समतल के अनुदिश किधर है? ऊपर की ओर है। देखिए क्योंकि वस्तु की गति इधर होगी तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा ऊपर की ओर, क्योंकि ये इधर स्लाइड डाउन करना चाहेगी तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। तो ये Fs जो है मैक्सिमम आपका है आनत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर। ठीक है, मतलब जो Fs है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और अलोंग द इंक्लिन्ड प्लेन है किधर? अपवर्ड है। अब आप ध्यान से देखिए कि अब अगर ये इस समय हम कह रहे हैं कि साम्यावस्था है, मतलब गुटका तो विरामावस्था में है, चलने के लिए ठीक तैयार है पर अभी विरामावस्था में, तो इस पर ये जितने सारे बल हैं इनका परिणाम ही क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। मतलब ये सारे फोर्सेस, सारे बल एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब कौन किसको बैलेंस करेगा? देख लीजिए, बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, आर एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा और Fs किसको बैलेंस करेगा? एम जी साइन थीटा को। अब यहाँ भी देख लीजिए उसका कारण क्या है। देखिए एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? Fs कर रहा है। क्यों? एम जी साइन थीटा किधर है? आनत समतल के अनुदिश नीचे की ओर। देखिए आनत समतल के अनुदिश नीचे की ओर, और Fs किधर है? ये आनत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर। तो ये आनत समतल के अनुदिश नीचे की ओर है, या आनत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस कर लेंगे। मतलब ये जो है इंक्लिन्ड प्लेन के डाउनवर्ड है और ये इंक्लिन्ड प्लेन के अपवर्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। मतलब एम जी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? Fs। और R किसको बैलेंस करेगा? एम जी कॉस थीटा को। क्यों? देखिए R किधर है? इंक्लिन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर किधर है? अपवर्ड है। और एम जी कॉस थीटा किधर है? इंक्लिन्ड प्लेन के डाउनवर्ड है, परपेंडिकुलर, है ना। तो मतलब एम जी कॉस थीटा जो है आनत समतल के लंबवत नीचे है और R जो है आनत समतल के लंबवत ऊपर की है, ऊपर की ओर है। तो ये बैलेंस करेंगे। मतलब ये अनुदिश बल हैं दोनों, एक नीचे और एक ऊपर, और ये लंबवत बल हैं दोनों, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये इनको एक दूसरे को क्या करेंगे? इस तरीके से बैलेंस करने लग जाएंगे। तो चलिए इनको बैलेंस कर देते हैं। तो हमने कहा कि साम्यावस्था के अंदर ये हो रहा है कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया है R, वो बैलेंस करेगी किसको? एम जी कॉस थीटा को, क्योंकि एक आनत समतल के लंबवत ऊपर की ओर है, एक आनत समतल के लंबवत नीचे की ओर है। ठीक है ना। तो ये मतलब ये परपेंडिकुलर इंक्लिन प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर है और इंक्लिन प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। तो R इजिकल टू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। ये साम्यावस्था में इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब साम्यावस्था में दो बातें और बैलेंस हो रही है। वो कौन है? Fs और एम जी साइन थीटा, क्योंकि ये आनत समतल के अनुदिश ऊपर है और ये आनत समतल के अनुदिश नीचे है। मतलब Fs आनत समतल के अनुदिश ऊपर है, एम जी साइन थीटा आनत समतल के अनुदिश नीचे की ओर है। मतलब जो आपका Fs है, जो इसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं, है ना, सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो अलोंग द इंक्लिन्ड प्लेन है, लेकिन किधर है? अपवर्ड है। और एम जी साइन थीटा जो एम जी का एक कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा, ये क्या है? ये भी अलोंग द इंक्लिन्ड प्लेन है लेकिन डाउनवर्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा Fs इजिकल टू एम जी साइन थीटा। अब आप देख लीजिए R इजिकल टू एम जी कॉस थीटा, Fs इजिकल टू एम जी साइन थीटा। मैं ऐसा करता हूँ कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? देखिए
एफ एस मैक्सिमम अपान आर, ये देखिए इसमें इसका भाग लगा और इसमें इसका, तो एम जी साइन थीटा अपान एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी कैंसिल करिए और साइन थीटा अपान कॉस थीटा को लिख दीजिए टेन थीटा, तो यह आ जाएगा एफ एस मैक्सिमम अपान आर इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आप देखिए ये आपके पास एफ एस अपान आर का मान आया है टेन थीटा, और आप जानते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो भी तो एफ एस अपान आर ही होता है। मतलब वो हम जानते हैं कि जो एफ एस अपान आर इज इक्वल टू होता है म्यू एस, और म्यू एस क्या है, गुटके तथा समतल के बीच में, या ये जो गुटका और समतल है, ये ना समतल है, इसके बीच का जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो म्यू एस है। तो ऐसे में एफ एस अपान आर का मान है म्यू एस, जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है ना। तो यहाँ जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है उसका मान है एफ एस अपान आर, और ये जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, जो कपल हैं, ये इनके बीच में काम करता है। तो ऐसे में आप एफ एस अपान आर इजिकल टू म्यू एस है, तो ये दोनों देखिए, ये भी एफ एस अपान आर है, ये भी एफ एस अपान आर है। तो यहाँ अगर हम 3 और 4 की तुलना कर लें तो समीकरण 3 और 4 से हमें पता चलेगा कि म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आप म्यू एस के बारे में और जानना चाहें तो आप घर्षण के नियमों में चैनल पर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। देखिए आप ये तुलना की आपने 3 और 4 की, तो ये एफ एस अपान आर एल एच एस दोनों बराबर हो गई, तो आर एच एस इक्वल होगी, तो म्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। क्या है म्यू एस? स्थैतिक घर्षण गुणांक। देखिए आप ध्यान से मैं यहाँ बताता हूँ, ये है स्थैतिक घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। थीटा क्या है? विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक विराम कोण की टेंजेंट स्पर्शजा के बराबर होता है। देखिए फिर से, स्थैतिक घर्षण गुणांक विराम कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है। मतलब डेफिनेशन यहीं से तैयार हो जाती है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज की टेंजेंट के बराबर होता है। तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। अब आपको मैं एक पुरानी बात बताता हूँ, वो है घर्षण कोण या एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी जो हमने लिया था उसमें भी यही था कि स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है वो घर्षण कोण की स्पर्शजा के भी बराबर होता था। म्यू एस इजिकल टू 10 लैम्बडा, ये भी चैनल पर पहले अवेलेबल है। तो म्यू एस इजिकल टू 10 लैम्बडा होता था, यहाँ म्यू एस इजिकल टू 10 थीटा है। तो इसका मतलब ये है कि ये थीटा इजिकल टू लैम्बडा है, मतलब आपका घर्षण कोण और विराम कोण, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हम बता सकते हैं।